हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समकालीन भारत और शिक्षा। इसका एक ऐसा प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस प्रश्न की समीक्षा करेंगे और आपको बता देते हैं अब अगले कुछ दिनों के अंदर हम आपको इस सब्जेक्ट के हर एक यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो प्रोवाइड करा देंगे और उस प्रश्न की समीक्षा भी कर देंगे। अगर आपके पास बुक नहीं है तब भी आप पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास बुक है तो कहीं ना कहीं इस वीडियो को वॉच करके अपने क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा लिख पाएंगे। तो चलिए बात करेंगे आज हम लोग समकालीन भारत और शिक्षा की। इसके पहले हमने अधिगमकर्ता के विकास के वीडियोस हमने हर एक यूनिट का अपलोड कर दिया है वहाँ पर। बाकी सब्जेक्ट के हमने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं लेकिन हर एक प्रश्नों की समीक्षा नहीं की है। तो यहाँ पर अब हम 1 बाय 1 करके हर एक बुक के वीडियोस आपको प्रोवाइड करा देंगे लगभग आपके एग्जाम के पहले। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समकालीन भारत और शिक्षा। जो लोग भी चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट आपको जितने भी अपकमिंग नोटिफिकेशन है CCS के वो आपको मिलते रहें टाइमली। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपके हम सब्जेक्टिव वीडियोस भी प्रोवाइड कराते हैं, जो आपके सब्जेक्ट के वीडियोस हैं उनको भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट की तो यहाँ पर बातें होंगी भारत में शिक्षा यानी एजुकेशन इन इंडिया की बातें होंगी। यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, पहली लाइन इसकी दिख नहीं रही है लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं? यहाँ पर लिखा है प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? वर्तमान भारत में एक प्रभावशाली राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए किस सीमा तक उनका प्रयोग किया जा सकता है? अथवा यही क्वेश्चन लिख के आ सकता है प्राचीन कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। आपकी सम्मति में यह शिक्षा आज के भारत में किस सीमा तक उपयोगी हो सकती है? यह प्रश्न भी आपका यही प्रश्न है, यानी दोनों प्रश्न हमारे एक जैसे हैं अथवा करके हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। यह प्रश्न आपका समकालीन भारत और शिक्षा का पहला प्रश्न है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में लॉन्ग टाइप में हो सकता है। तो आगे अगर हम बात करेंगे अगर इस क्वेश्चन की, तो जो सबसे पहले हमारी हेडिंग होगी इसको लेके यही होगी प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं, या अथवा हम कह सकते हैं वैदिक कालीन भारतीय शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। अब इस बात को ध्यान देना, अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वैदिक कालीन भारतीय शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो वही हैं जो प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम हैं। तो यहाँ पर हमने पॉइंट्स मेंशन कर रखा है। भारतीय प्राचीन सभ्यताओं में वैदिक सभ्यता को सर्वप्रथम स्थान प्राप्त है, यानी हमारी जो प्राचीन भारतीय सभ्यता थी इसमें वैदिक सभ्यता को सबसे पहला स्थान दिया गया है। और आगे यही पॉइंट मेंशन है कि इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे। तो कभी भी बातें अगर आती हैं प्राचीन भारतीय सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो इसके निर्माता कौन थे? आर्य थे। यह प्रश्न आपका अति लघु उत्तरी में भी आ सकता है कि भारतीय प्राचीन सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो आपका यह क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आर्य हो जाएगा। और ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्यों के द्वारा जिस शिक्षा प्रणाली का विकास किया गया उसके संबंध में वेदों से पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर कहा गया कि आर्यों के द्वारा जिस शिक्षा प्रणाली का विकास किया गया उनके संबंध में वेदों से पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन भारतीय शिक्षा मूल रूप से आध्यात्मिक तत्वों पर ही आधारित है, यानी जो हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा थी कहीं ना कहीं वो अध्यात्म की तरफ हमें ज़्यादा आकर्षित करती थी, अध्यात्म पे ज़्यादा आधारित थी। जो आध्यात्मिक चीज़ें थी उन्हीं पे हमारी शिक्षा क्या थी? आधारित थी। इसके अतिरिक्त और भी अनेक ऐसे पक्ष हैं जो शिक्षा प्रणाली के अद्वितीय बनाने में सहायक हुए। और भी बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जो शिक्षा प्रणाली को अद्वितीय बनाने में सहायक हुए। अद्वितीय का मतलब होता है जिसकी तुलना किसी और से हो ही ना सके, मतलब वो अद्वितीय हो, ठीक है, इसको बनाने में सहायक हुए। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, जैसे कि आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तब भी आप मेंशन कर सकते हो इस पॉइंट को, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका लघु उत्तरी में भी हो सकता है और वेरी शॉर्ट में भी, और नहीं, यह क्वेश्चन आपका लघु उत्तरी में भी हो सकता है और विस्तृत उत्तरी में भी हो सकता है। आपने पॉइंट्स क्या लिखा? आपका पॉइंट सही था, पर प्राचीन भारतीय सभ्यता में वैदिक सभ्यता को सर्वप्रथम स्थान दिया गया। इसके निर्माता आर्य थे। आर्यों के द्वारा शिक्षा प्रणाली का विकास किया गया, उसके संबंधों में वेदों से पर्याप्त जानकारी प्राप्त हुई, ठीक है। और प्राचीन भारतीय शिक्षा मूल रूप से आध्यात्मिक तत्वों पर आधारित है। इसके अतिरिक्त और भी ऐसे अनेक पक्ष हैं जो शिक्षा प्रणाली को अद्वितीय बनाने में सहायक हैं। तो बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जिनके माध्यम से आप इन चीज़ों को अच्छे से याद कर सकते हैं। डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार वैदिक युग से लेकर अब तक शिक्षा का प्रकाश का स्रोत अभिप्राय यह रहा है
और यह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा मार्ग आलोकित करता है। डॉक्टर अल्तेकर ने कहा था कि वैदिक युग से लेकर यानी वैदिक युग से लेकर अब तक अगर शिक्षा का प्रकाश का स्रोत अभिप्राय रहा है, यानी अगर बात की जाए वैदिक युग से लेकर अब तक की शिक्षा का स्रोत क्या रहा है, तो यह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा मार्ग आलोकित करता है। तो जाहिर सी बात है, जो एजुकेशन है, जितने भी हमारे क्षेत्र हैं वहाँ पर हमारे मार्ग को क्या करता है, आलोकित करता है, हमें एक रास्ता दिखाता है। कहीं ना कहीं जो शिक्षा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा के क्षेत्रों में आर्यों ने जिन शैक्षिक उद्देश्यों और आदेशों को निर्धारित किया है, जिस शिक्षा प्रणाली की खोज की, वह हजारों वर्षों के उपरांत भी आज के युग में अपने किसी न किसी रूप में विद्यमान है। वही बातें यहाँ पर की जा रही हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में आर्यों ने, जाहिर सी बात है, ध्यान देना इस बात को कि अगर यहाँ पर प्राचीन या वैदिक काल शिक्षा की बात की जाए, सभ्यता की बात की जाए, तो आर्यों को जरूर मेंशन करना है। इस बात को आप जरूर ध्यान देना। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों से निकल के आई हैं, आर्य से ही निकल के आई हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में आर्यों ने जिन शैक्षिक उद्देश्यों और आदेशों को निर्धारित किया था, मतलब उन लोगों ने इस क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में जो भी चीज़ें निर्धारित किए थे, इनके उद्देश्य और आदर्शों को निर्धारित किए थे, जिस शिक्षा प्रणाली की खोज की, वह हजारों वर्षों के उपरांत आज के युग में कहीं ना कहीं वो चीज़ें आज भी विद्यमान हैं, आज भी दिखती हैं। आर्यों द्वारा विकसित इस उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली की और भी अनेक विशेषताएं हैं। और अनेक विशेषताएं क्या हैं? जैसे एक है हमारा उपनयन संस्कार। अब इस बात को इतना अच्छे से नोट कर लो कि उपनयन संस्कार आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में इतना आ सकता है कि उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं, उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं, यह प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में आएगा और इसका डिफिनेशन यहीं पर लिखा है। तो अगर ये बातें पता रहेंगी, कहीं ना कहीं इस प्रश्न के माध्यम से आपके कई प्रश्न तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर बातें हो रही हैं उपनयन संस्कार की। तो वैदिक कालीन शिक्षा की सर्वप्रथम विशेषता थी उपनयन संस्कार। अब इस चीज़ को जोड़ दिया गया है उपनयन संस्कार को वैदिक काल से, कि वैदिक कालीन शिक्षा की जो सर्वप्रथम विशेषता थी वो क्या थी, उपनयन संस्कार। यह वैदिक शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार था। यह वैदिक शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार था। वैदिक काल में बालक के विद्या अध्ययन का औपचारिक प्रारंभ इस संस्कार के द्वारा होता था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है पास ले जाना, अतः बालक को शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाना ही उपनयन संस्कार कहलाता है। सो आई होप कि समझ में आ गया होगा। सीधा कहा गया है कि उपनयन का मतलब होता है पास ले जाना, और किसी भी बालक को शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाना ही कहीं ना कहीं उपनयन संस्कार कहलाता है। अब अगर ये वर्ड आपने नहीं सुना है तो यह शब्द ही आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा और इसे आपको डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब अगर आपने इस वीडियो को वॉच कर लिया तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि उपनयन का मतलब होता है पास ले जाना, या किसी भी बालक को शिक्षा के लिए किसी गुरु के पास ले जाना ही क्या कहलाता है, उपनयन संस्कार कहलाता है। अब इन चीज़ों को आप बढ़ा के अपने शब्दों में बहुत अच्छे से डिफाइन कर दोगे, लेकिन यही एक लाइन इसका मेन डिफिनेशन है जो कि वहाँ पर आपको हेड कर देना है, मतलब हेडलाइट कर देना है इस लाइन को, सो दैट वो दिखे वो चीज़ें और वो समझ पाएँ कि हाँ यही इसका डिफिनेशन है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है वैदिक कालीन शिक्षा का सर्वप्रथम विशेषता थी उपनयन संस्कार। यह वैदिक शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार था। वैदिक काल में बालक के विद्या अध्ययन का औपचारिक प्रारंभ इस संस्कार के द्वारा होता है। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है पास ले जाना, अतः बालक को शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाना ही उपनयन संस्कार कहलाता है। इस संस्कार के अंतर्गत बालक सर्वप्रथम गुरु का दर्शन करता है एवं तत्कालिक गुरुजन बालक की योग्यताओं और सद्गुरु को पर रखते थे। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं टाइपिंग में गलत कर चुका हूँ, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने शायद टाइपिंग में गलत कर दिया है। रखते थे और अपना निर्णय देते थे, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं, जो इनका कहने का मतलब है कि बालक जो होते थे सबसे पहले इस संस्कार के अंतर्गत क्या करते थे, अपने गुरु का दर्शन करते थे, और तत्कालिक जो गुरुजन होते हैं, गुरुजन बालक की योग्यताओं, जो गुरुजन होते थे वो बालक की योग्यताओं और उनके सद्गुरु के आधार पर उनको रखते थे। ऐसा होना चाहिए कि आधार पर उनको रखते थे और अपना उन्हें निर्णय देते थे कि हाँ ये रहेगा कि नहीं रहेगा, बच्चा किस तरीके से है। तो कहीं ना कहीं उनकी योग्यताओं को, उनके सद्गुण को, ये सारी चीज़ों को देखते थे। अब दूसरा जो यहाँ पर होगा वो हमारा होगा विद्यारंभ संस्कार। ठीक है, इनकी विशेषताएं हैं। इस विशेषता में क्या होगा, विद्यारंभ संस्कार। यहाँ पर कहा जा रहा है बालक उपनयन संस्कार हो जाने पर गुरुकुल में प्रवेश करता है।
ये सवाल भी आपके एग्जाम में आ सकता है। विद्या आरंभ संस्कार क्या है? ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन कि बालक उपनयन संस्कार हो जाने पर गुरुकुल में प्रवेश करता था। प्रवेश के उपरांत जिस दिन बालक की शिक्षा का आरंभ होता था उस दिन उसका विद्या आरंभ संस्कार किया जाता था। यह संस्कार 5 वर्ष की आयु में होता था और साधारणतया सब जातियों के बालकों के लिए था। किसी भी जाति का बालक हो, हर एक जाति के बालक के लिए था। विद्या आरंभ संस्कार क्या होता है? तो ये जाहिर सी बात है, अपने शब्दों में समझ लो कि उपनयन संस्कार होने के बाद कहीं ना कहीं विद्या आरंभ संस्कार की शुरुआत होती है। अगर कोई बालक का उपनयन संस्कार हो चुका है और वह गुरुकुल में प्रवेश कर चुका है तो अब उसका विद्या आरंभ संस्कार शुरू होता है, जो कि 5 वर्ष की आयु में होता है और साधारणतः इसमें किसी भी जाति का बालक आ सकता है। तो ये आपका क्या हो गया? विद्या आरंभ संस्कार हो गया। तो ऐसे ही आपको प्रश्नों को तैयार कर लेना है। समावर्तन संस्कार, गुरुकुल पद्धति व व्यावसायिक शिक्षा, ये सारी इनकी विशेषताएं हैं। अब इनके बारे में हमने यहाँ पर पॉइंट्स मेंशन नहीं किए, आप इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना और लिख लेना। बस हमने आपको हिंट कर दिया है कि किस तरीके से हमें तैयार करना है। और इस प्रश्न के लिए अगर आपने 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिख दी हैं, बाकी का हेडिंग डाल के आप कुछ भी लिख दोगे तो कोई भी उतना पूरा कंप्लीट पढ़ता नहीं है। आप अच्छे से वहाँ पर स्कोरिंग कर सकते हैं उस प्रश्न के लिए। हेडिंग आपको याद होना चाहिए। प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा का आधुनिक भारतीय शिक्षा के लिए उपयोगिता क्या है? इसकी बात करेंगे। इनकी जो उपयोगिता है वो क्या है? प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा के आधुनिक भारतीय शिक्षा के लिए उपयोगिता क्या है? तो सबसे पहले आपकी हेडिंग होगी आदर्शवादिता। आज हम आधुनिक युग में निवास कर रहे हैं। तो आज हमारा जो युग है वो कैसा युग है? आधुनिक युग है, सभी परिचित हैं। किंतु हमें अपने पूर्वजों से जो सभ्यता और संस्कृति विरासत में मिली है उन पर हमें आज भी गर्व है। आप सभी को पता है कि हमारे जो पूर्वज थे, उनकी जो सभ्यताएं थे, हम उसी को तो अपना के चलते हैं। कहीं ना कहीं हम कितने भी बदले हों, लेकिन वो जो उनकी चीज़ें थी, उनके जो संस्कार थे, उनकी जो सभ्यताएं थी, वो आज भी हम में दिखती हैं, हमारे परिवार में दिखती हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो उनकी सभ्यताएं थी, उनकी संस्कृति थी, वो हमें विरासत में मिले और हमें गर्व भी होता है कि हमारे पूर्वज इस तरीके से थे, इनके ये धर्म थे, जो हमारे पिता ने धर्म अपनाया वही धर्म का पालन हम भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम अपने पूर्वजों से ही ग्रहण करते हैं और उन चीज़ों पे हमें फ़क्र भी होता है कि नहीं, ये बहुत अच्छा है, हमारे पूर्वज ने इसे सजोया था तो हम भी इस विरासत को आगे तक ले जाएंगे, है ना। तो वही बातें हैं। आज हम आधुनिक युग में निवास कर रहे हैं, किंतु हमें अपने पूर्वजों से जो सभ्यता और संस्कृति विरासत में मिली है उन पर हमें आज भी गर्व है। हम आज भी धर्म, ईश्वर और निष्काम कर्म को महत्व देते हैं। आज भी हम धन की अपेक्षा चरित्र को और भौतिकता की अपेक्षा आध्यात्मिकता को और विज्ञान की अपेक्षा दर्शन को श्रेष्ठता समझते हैं। हम सभी को पता है कि आज के दौर में भी हम लोग कहीं ना कहीं धन की अपेक्षा अपने चरित्र को ज़्यादा महत्व देते हैं। और भौतिकता, जो भौतिकता है, मतलब आप समझ रहे हैं ना भौतिकता क्या है? जैसे गाड़ी, ये सारी चीज़ें हम लोग खरीदते रहते हैं। तो जो हमारी भौतिक चीज़ें हैं उनकी अपेक्षा कहीं ना कहीं हम अध्यात्म को ज़्यादा आकर्षित करते हैं और विज्ञान की अपेक्षा दर्शन में ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि विज्ञान कुछ भी कहेगा लेकिन जो हमारी मान्यताएं हैं उनको हम नहीं भूल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हमें विरासत में मिले हैं और इन चीज़ों पे हमें फ़क्र है और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हम ज़्यादा श्रेष्ठ समझते हैं। आज जबकि संपूर्ण विश्व धन, शक्ति, हिंसा और कूटनीति में आस्था रखता है, जितने भी वर्ड हैं कहीं ना कहीं उनका विश्वास धन, शक्ति, हिंसा और कूटनीति में है, लेकिन वहीं पर हम लोग जो है प्रेम, सत्य, अहिंसा, त्याग और तपस्या के समक्ष श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। यानी हमारे जो चीज़ें हैं, हमारे जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं प्रेम, सत्य, अहिंसा, त्याग और तपस्या की तरफ ज़्यादा प्रभावित हैं। शांत वातावरण हमारा दूसरा हेडिंग होगा, जहाँ पर हमने पॉइंट मेंशन कर रखा है। प्राचीन काल की सभी शिक्षाशालाओं नगर के कोलाहल और विषाक्त वातावरण से दूर किसी शांत एवं रमणीक स्थान में स्थित थी। आधुनिक युग में मतलब जाहिर सी बात है, जो हमारा शांत वातावरण होता था जब एक प्राचीन काल था, तो वहाँ पर जो हमारे स्कूल होते थे, जहाँ पर हम जाके शिक्षा ग्रहण करते थे, जिसे हम लोग गुरुकुल कहते थे, वह एक शांत वातावरण में होता था। आधुनिक युग में नगरीकरण के प्रभाव के कारण सभी व्यक्तियों में नगरों में निवास करने की प्रवृत्ति सबल हो गई है, ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि आजकल जो है लोग शहर में ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसी दशा में आज के शिक्षा संस्थाओं की नज़रों से पृथक था संभव नहीं है, फिर भी उसका निर्णय नगरों के कोलाहल और गंदगी से दूर
किसी शांत, स्वच्छ, स्वस्थकार और प्राकृतिक वातावरण में किया जा सकता है। फाइनली यहाँ पर जो कहा जा रहा है, आप मेरी बातों को समझिएगा, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि प्राचीन काल में जो हमारे गुरुकुल होते थे, जहाँ हम शिक्षा ग्रहण करते थे, वो एक शांत वातावरण में होते थे। एक ऐसी जगह होते थे जहाँ पर कोई शोरगुल, कोई गंदगी नहीं रहती थी, स्वच्छ रहता था, एक स्वच्छ वातावरण होता था, वहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आज के दौर में लोग जो है शहर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और इसी वजह से उनकी जो शिक्षा है वो शहरों में ही होती है, नगरों में ही उनके कॉलेज होते हैं। लेकिन उन कॉलेजों को भी जहाँ भी बनाया जाता है एक स्वच्छ और एक सुंदर प्लेस देकर बनाया जाता है, ताकि आज भी वहाँ पर गंदगी कम से कम रहे। इस तरीके से शहरों में हमारे स्कूल बनाए जाते हैं। यही बातें यहाँ पर की जा रही हैं। फाइनली यही यहाँ पर है। फिर यहाँ पर है शिक्षण विधि व शिक्षा सिद्धांत। इसी के बच्चों जो हैं हेडिंग्स हैं, अध्ययन के विषय, छात्रों का सरल जीवन, सब इसी का हेडिंग है। ठीक है, इतने पॉइंट्स थे इस प्रश्न में, जितनी भी हमने हेडिंगें दी, अगर सारी हेडिंगों को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो यह बहुत ही बड़ा एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। और यहाँ से कई क्वेश्चन आपके क्रिएट हो सकते हैं, जैसे उपनयन संस्कार पूछ सकता है, विद्या आरंभ संस्कार पूछ सकता है, और आपसे जो शुरुआत के क्वेश्चन हैं वो तो हमारा क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो इस प्रश्न को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, यह आपका लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे की बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे टाइमली, सो आप सभी लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।